जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ड्यूटेरिया के सेट नंबर 5 का। और देखिए, ये 5 विकल्प वाला आपका मतलब सेट है। देखिएगा यहाँ पे 5 विकल्पों वाला क्वेश्चन, और ये आपका वॉल्यूम 2 है। और इसमें भी आपके 15 सेट दिए गए हैं, समझे। और देखिए, आप कभी कभी पूछते हैं कि ये कक्षा कितने से कितने हैं, तो 1 से लेकर 5 तक का है। किससे 1 से 5 तक। और इसका एग्जाम का डेट भी आपको दे दिया गया है। तो देखिए, इस अंतिम दिनों में आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाइए। यही हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और जिससे कि हमारा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। तो देखिए, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर इससे पहले का देखिए, ये 5वां सेट है, तो आपको बाकी 4 सेट, तो 4 सेट को हम वीडियो भी डाल दिए हैं। इसको जाके आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो इस पीडीएफ पाने के लिए हम आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ लोड कर सकते हैं, समझे। और सभी का सभी पीडीएफ लोड कर सकते हैं। और बाकी अगर इन सभी पीडीएफ का आपका आंसर चाहिए, तो आप टेलीग्राम में जाके जब मैसेज कीजिएगा कि हमको इसका आंसर भी दीजिए, तो हम आपको वहाँ आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे इसका। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को लगा के और बाकी क्या कीजिएगा कि वीडियो देख के आप आंसर जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक गलती क्या हुआ है कि ड्यूटेरिया के इस सेट में, मतलब सेट नंबर 2 में, मतलब 3 से 4 प्रश्न हर सेट में, मतलब 2 से 3 प्रश्न गलत देखने को मिलता है कि नहीं। आंसर गलत दिया है आपका। तो चलिए, हम देर न करते हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। दिया गया आपका कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया था, मतलब कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करते हैं, तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ये बंगाल के गवर्नर थे, और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में थे। और देखिए, टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था वो 4 हुआ था। और जानते हैं मैसूर का स्थापना को कौन किया था, मतलब तो उस समय हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता किए थे। और देखिए, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टोटल 4 हुआ था। सभी का हम डेट बता देते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1700 आपका कब से हुआ था, 1769 के बीच। उसके बाद देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच। और तीसरा आंग्ल मैसूर आपका जो हुआ था वो हुआ था 1790 से लेकर 92 के बीच। और अंतिम जो हुआ था वो हुआ 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में आपके टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, है कि नहीं। और देखो, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में लगा आपका बारे लास्ट रहता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर बात करते हैं, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका गवर्नर जनरल कौन रहता है, बारन हेस्टिंग्स। और तीसरा में कॉर्नवालिस, और चौथा में रहता है लॉर्ड ब्लेजली, समझे। और देखिए, इस सबको हम लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको मन है तो आपका रिवीजन ऐसे हम बोलते हैं उसी से हो जाएगा, समझे। अब चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद ने किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, समझे। दादा भाई नौरोजी वहाँ से चुनाव लड़े थे। और दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, सिपाहियों का विद्रोह। तो देखिए, 3 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। अब मिला लीजिएगा। अब चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो मंगल पांडे की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, मंगल पांडे की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैरकपुर से। कहाँ से, बैरकपुर। 1857 ईस्वी से इन्होंने विद्रोह किया था, समझे। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको इसका हम नहीं बताया, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। 3 का देखिए हम बता देते हैं। नील विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो ये 1859 से लेके 1860 तक चला था, समझे। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो है 1855 से लेके मतलब 56 के बीच में चला था। दक्कन विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1875 में चला था। उसके बाद देखिए, सिपाहियों का विद्रोह की हम अगर बात करें तो ये 1857 से लेकर 59 तक चला था, समझे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और बाकी हम आंसर इसका बता ही दिए थे। मंगल पांडे विद्रोह कहाँ से किए थे, बैरकपुर छावनी से। और मंगल पांडे का संबंध आपका 34 नेटिव इन्फेंट्री से था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 5 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1885 में। और इसी समय में आपका कांग्रेस का स्थापना भी किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और कांग्रेस का स्थापना के समय में जो गवर्नर जनरल के पद पर थे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन, है कि नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो देखिए, 6 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, समझे। इसी में इन्होंने अपनाया था। और देखिए, कराची अधिवेशन। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया गया आपका कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने
पेश किया था। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अंदर से पूछा गया है, समझे। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेम्स एडम्स। क्या हो जाएगा? जेम्स एडम्स। 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा, समझे। अब हम बात करते हैं विलियम बेंटिक का। तो देखिए विलियम बेंटिक एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने कई ऐसे काम किया जो समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए किए थे, समझे। जैसे में सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का इन्होंने अंत किया। और देखिएगा कि सती प्रथा का अंत इन्होंने किया राजा राम मोहन राय के कहने पर, ठगी प्रथा का कर्नल सलीमन के कहने पर, है कि नहीं। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण के अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में आपका अनुवाद किया था वो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मधुसूदन गुप्त दत्त। मधुसूदन क्या हो जाएगा? दत्त। 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समझे। और देखिए जो नील दर्पण है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। और नील के खेती जो लोग करते हैं उन्हीं को मतलब बारे में इसमें बताया गया है, समझे, कि अंग्रेज नील की खेती के लिए क्या क्या करता था जबरन। अगला देखिए कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो देखिए 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, के.सी. पानिक्कर। अभी तक आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमको पता है कि आपको ठीक ही लगता होगा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको बाकी वीडियो का भी लाभ मिलता रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित गई है। तो काफ़ी अच्छा पुस्तक है और ये लिखा गया आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद आपका देखिएगा तो 1893 ईस्वी में ये धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे, अमेरिका के शहर में। और देखिए पतंजलि की अगर हम बात करते हैं तो ये महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है आपका? पतंजलि। स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो ये भी आपके समाज सुधारक थे। देखिए किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन किया गया था। तो देखिए ठगी प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट हम आपको बताते हैं। देखिए ठगी प्रथा हम आपको जस्ट बताए थे, अभी देखिए डिस्कशन में आपको बताया है ना। देखिए बताइए आपका क्या होगा? ठगी प्रथा हम बताए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसलिए हम बोलते हैं आपको जो हम डिस्कशन कराएंगे मुंह से बोलेंगे वही आपका आएगा। लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी हैं मतलब यूट्यूब पर, देखिए अब सभी को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ कमेंट ऐसे करते हैं जिससे मन टूटता है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको जैसा लगता है वो करते हैं। तो देखिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नल सलीमन। अभी बताए थे जस्ट आपको, इसी के लिए 1830 ईस्वी में किए थे और 1829 ईस्वी में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन के कहने पर ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। और ठगी प्रथा के लोग अगर बात करें तो ये काली पूजा के पुजारी थे, है ना, काली जी को पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक आपको लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? मतलब 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और इन्होंने 1880 से 84 के बीच में इसका स्थापना आपका किया था, समझे। और विलियम बेंटिक की अगर बात करते हैं तो विलियम बेंटिक देखिए इन्होंने क्या किया था, अभी हम जस्ट बताएं। बेंटिक लॉर्ड मेयो के समय सर्वप्रथम बार पहला जनगणना हुआ था और 10वीं जनगणना लॉर्ड रिपने के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी मतलब उपाय बताया है। तो 13 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले, समझे। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं ये महात्मा गांधी के गुरु थे। और इन्होंने देखिएगा तो इनसे मुलाकात महात्मा गांधी को 1916 के अधिवेशन में हुआ था, मतलब जिसकी अध्यक्षता गोपाल मंजूमदार किए थे। अब देखिए राजा राम मोहन राय, इन्हें मतलब भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक फैक्ट जानिए कि पहले भारतीय ये थे जो यूरोप मतलब गंगा नदी को समुद्र को पार करके लंदन गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में पहले क्या होता था कि समुद्र को पार करने के लिए लोग नहीं मतलब अछूत मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो 1934 में आपका वायसराय कौन था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आपका 14 का हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड वेलिंगटन की अगर बात करें तो इसका शासनकाल आपका 1931 से लेकर 36 तक रहा है, समझे। और उसके बाद देखिए 1926 से 31 तक आपका लॉर्ड इरविन का रहा। देखिए 1926 से लेकर 1931 तक किसका रहा? लॉर्ड इरविन का। उससे पहले लॉर्ड रीडिंग का, उसके बाद वेलिंगटन के बाद लॉर्ड नीतिको का। तो इस तरह से शासनकाल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा था। तो हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने, बी, समझे। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हम भी नहीं जानते थे। मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा लिखा गया था। तो ये देखिए
ये 16 का आंसर आपका हो जाएगा दिगंबर विष्णु पुलक्कर के द्वारा। और ये अभी भी देखिएगा कि आपके घर के अगल बगल में कीर्तन होता होगा तो ये इसको दोहराया जाता होगा, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, है कि नहीं। तो इसको कमेंट में भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि ये भगवान का नाम है, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान भी आपसे खुश होंगे और आपका एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखिए इसका नेतृत्व जो 17 का आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अरुणा आसफ अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और देखिए ये जितने भी मतलब आंदोलनकारी थे, इन देखिए आपका 8 अगस्त, देखिएगा 8 अगस्त और 1942 ईस्वी को आपका क्या किया गया था, इन लोगों के द्वारा मीटिंग किया गया था कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। और 9 अगस्त से ये शुरू होने वाला था। और 9 अगस्त के भोरे भोर क्या किया, अंग्रेज की जितने भी बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेसी नेता, उन सभी को गिरफ्तार करवा दिया। और ऑपरेशन जीरो के तहत, किसके के तहत, ऑपरेशन जीरो के तहत, और इन सभी नेताओं को गिरफ्तार करके सभी नेताओं को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर एक ही जेल में सभी को डालेंगे तो फिर गुटिंग विंटिंग करके कुछ नया षड्यंत्र रच देगा, इसलिए सभी व्यक्तियों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अगर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था, महात्मा गांधी की आगा खां महल में, और इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी को भी इनके साथ रखा गया था। उसके बाद देखिए अगर महात्मा गांधी की हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को आपका अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। उसके बाद देखिए दादा भाई, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद को आपका बांकुरा जेल में रखा गया था, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने, अब देखिए बोलते क्रम एक आध ऐसे तो हम सही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हम डिस्कशन आपका सामने लिखा है उसमें से देख के बोलते हैं, जो हमको पता है वही बताते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली के सिक्का और नए पैमाने के वजन एवं माप की शुरुआत की थी। तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान हो जाएगा। देखिए इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसा हुआ जिसको आप याद रख सकते हैं, वो हमारे भारत के लिए, एक तो हुए मध्यकालीन में शेरशाह सूरी। कौन हुए आपके, शेरशाह सूरी, और ये एक बिहारी थे। ये दिल्ली को छीन लिए थे, उसके बाद दिल्ली से मुगलों का पतन ही कर दिए थे। लेकिन आगे जाकर इनका शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर शाह, इसको हरा के मतलब हुमायूं फिर से गद्दी पे बैठ जाता है कि नहीं। और उसके बाद देखिए एक हुआ आपका टीपू सुल्तान अंग्रेजों के समय में। ये दोनों काफ़ी महान शासक थे। निम्नलिखित में से किस, और एक और थे आपके रणजीत सिंह, समझे। ये सब लोगों पर आपको गर्व होगा जब इतिहास पढ़िएगा, तब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे जब टीचर का एग्जाम हो जाता है उसके बाद। देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था। तो 19 का जो आंसर आपका बाबू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। और एक गम की बात आपको ये बताते हैं कि देखिए असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए आनन फानन में आपके कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे आपके, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इनका दुर्भाग्यवश जिस दिन से आपका शुरू होने वाला था 1 अगस्त को, उसी दिन के इनका निधन हो गया था। तो इसीलिए इनके निधन के लिए तिलक स्वराज फंड का स्थापना असहयोग आंदोलन में किया गया था, समझे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई यूट्यूबर जल्दी नहीं बता सकता है, हम इसलिए आपको बताते हैं कि इसके बारे में जानते हैं, इसी वजह से बताते हैं। देखिए अगला, केविनटेट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्ति किस तिथि तक होनी थी। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 20 का आंसर वो हो जाएगा डी नंबर, 30 जून 1948 ईस्वी को। देखिए देखो आपका क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया, कहा गया कैबिनेट एटली की घोषणा के ब्रिटिश मिशन की समाप्ति किस तारीख, तो 30 जून, नहीं क्रिप्स मिशन नहीं है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन आपका कब आया था, तो ये देखिए 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये आया था। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब देखिए 21 का आंसर हो जाए, सॉरी अप्रैल, हम बोल रहे हैं मार्च लगाना है, अप्रैल मतलब मार्च 1946 हो जाएगा, 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। तो 22 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। उन पर व्यापारियों वर्ग का एक शासन था, बिल्कुल सही है। नगर निगम लोगों के नगरीय सुविधाओं को देखरेख करता था, बिल्कुल सही है। वो वेस्ट्रो फेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, ये भी आपका सही है। तो कहीं ना कहीं आपका एक से अधिक ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे। तो देखिए 23 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शुंग काल। और शुंग की स्थापना कौन किया था, शुंग वंश का, तो ये किया था पुष्यमित शुंग। कौन किया था आपका, पुष्यमित शुंग। और उसके बाद भरूत स्तूप का निर्माण
कराने वाला आपका जो शासक था वो था पुष्य शुंग। अगला देखिए कि मथुरा एवं गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, कनिष्क के काल के दोनों कलाओं का विकास हुआ, समझे। और बिल्कुल सही बात है, कनिष्क के समय में इन दोनों कलाओं का विकास चरमोत्कर्ष पर था। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है, हम नहीं बताएंगे ऑप्शन में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होइएगा तो जरूर इसका ऑप्शन बताइएगा आंसर, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो 26 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चावर्क। क्या हो जाएगा 26 का आंसर आपका, चावर्क। अब चलिए हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगर कहा था पहला तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, होता जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक। पहली बार नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और नहरों का जाल आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और बात जानिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला देखिए कि प्राचीन भारत के संदर्भ में मतलब बांग भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। तो 28 का आंसर हो जाएगा इसका चिकित्सा संबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है कि नहीं, क्या हो जाएगा आपका बी। अब चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बी होता है आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की चिश्ती संप्रदाय किस सूफी संत को चिराग दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, शेख नासरुद्दीन महमूद, समझे। अब चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक मिनट, ये थोड़ा सेटिंग कभी कभी इधर उधर हो जाता है। अब चलिए, तो इसका नासरुद्दीन क्या हो जाएगा महमूद। 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि बी। चलिए अब हम देखते हैं सर अगला क्वेश्चन का। देखिए अभी तक फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको अब इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए पीडीएफ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ लोड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए, वहाँ से पीडीएफ आप पूरा का पूरा लोड कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, उसका सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में इस एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो एकता प्रणाली की शुरुआत आपका इल्तुतमिश ने किया था। और बात करें मतलब एकता प्रणाली की, तो एकता प्रणाली को समाप्त आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, समझे। और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप जानते हैं पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया आपका कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यात सामग्री से आयातित सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से। तो 32 का आंसर आपका देखिए जो होगा वो हो जाएगा बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। मतलब देखिए ऐसा सामान जो पर्यावरण के लिए सही हो उसी को इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मतलब अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, पेट्रोलियम, है कि नहीं। अब चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 34 नंबर की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था। तो देखिए 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वैशाली। क्या हो जाएगा आपका, वैशाली, सही बात है। सबसे लिंगानुपात बच्चों में किसका कम था, तो वैशाली का। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, भी ये बिल्कुल सही है, भाला फेंक से। अवनी लखेरा पैरा निशानेबाज से, समझे। तो 35 का देखिए अवनी लखेरा पैरा निशानेबाज से। कृष्णा नागर आपका पैरा बैडमिंटन से। उसका देखिए ये आपका जो दिया है मिताब्र गुहा हॉकी से, ये शतरंज से, किससे है, शतरंज से। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर 35 का क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अब चलिए हम आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ये देखिए ये विटामिन रेटिनॉल आवश्यक है, क्योंकि विटामिन ए का ही नाम क्या होता है आपका, रेटिनॉल, समझे। और इसका पूरे का कोड होता है आपका ए से मतलब ए बी सी डी ई। इसका कोड होता है आपका रथ एक टॉफी। तो रथ से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कॉर्बिसिड, रथ ए क से हो गया क्या आपका कैल्सिफेरॉल। उसका टॉफी फिर से हो जाएगा आपका ई नंबर। एक मिनट आपको अच्छे से बता दें। देखिए होता है रथ
एक टॉफी। देखिए र हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, ये हो गया डी का, ये हो गया ई का, ये हो गया के का। तो देखिए ए से होकर रेटिनॉल, बी से थायमीन, उसका सी से एस्कर्बिक एसिड, डी से कैल्सिफेरॉल, ई से टोकोफेरॉल, के से फेनोफेरॉल। समझे? तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो उस तरह से हो जाएगा। समझे? तो आप समझ गए। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। दिए गया है आपका कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? तो 37 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से। अब चलिए हम आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 38 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 1945। अब चलिए हम आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो 39 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी गया। और देखिए हम आपको एक करंट अफेयर्स बता रहे हैं। आपका पूर्वी चंपारण में, कहाँ? पूर्वी चंपारण में मतलब 270 फीट ऊंचा मूर्ति बन रहा है आपका। और ये आपका देखिएगा कि ये मूर्ति जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है रामायण मूर्ति। क्या बन रहा है आपका? रामायण मूर्ति। और 270 फीट ऊंचा मूर्ति बन रहा है। और इसकी बात करें तो 2025 तक, क्या तक? 2025 तक इसमें दुनिया के सबसे ऊंचा शिवलिंग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? शिवलिंग। और दो अभी देखिएगा कि विश्व के सबसे ऊंचा मूर्ति भी आप मतलब ऊंचा मंदिर भी यही होगा। अगला क्वेश्चन बनने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक स्तर पर, और इसको बना जो रहा है आपका, जानते हैं कौन बना रहा है? पटना का जो महावीर मंदिर हनुमान जी का, वही बना रहा है। अगला देखिए कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए 40 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब धैर्य, मतलब देखिए धैर्य को बढ़ाना। बी हो जाएगा आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो 41 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब चलिए हम आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए 42 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए IIT पटना में भी सुपर कंप्यूटर को स्थापना किया जाएगा, क्योंकि सी डैक के साथ है। देखिएगा सी डैक के साथ है, ये हाल ही में आपका गठन किया है। समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मतलब साइक्लोन शुभारंभ किया है? तो साइक्लोन जो आपका हुआ है 43 का, वो मिस्र के साथ हुआ है। और देखिए एक्वेरिन आपका मालदीव के साथ होता है। और मतलब देखिए बांग्लादेश के साथ आपका कौन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रांस जिस करके एक हुआ है वो हुआ फ्रांस के साथ, है कि नहीं? अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन तक हम देख लिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 के बाद देखते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम आपको इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलते हैं। तो यही हम आपसे चाहते हैं कि अगर अभी तक आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रदर्शनी फिटूर किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए 44 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पेन में। अब चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है मतलब असत्य है? तो देखिए इसका जो 45 का डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। इनमें से बिहार का स्थान अंतिम है, यही आपका गलत है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब चलिए हम आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। समझे? तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। समझे? 47 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। समझे? अब चलिए ये दूसरी बार नहीं जीता है बल्कि तीसरी बार जीता है। कितनी बार जीता है? तीसरी बार, अर्जेंटीना। समझे? अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 48 का बाबू आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, बी। समझे? अब चलिए हम आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का जो उभयचर आपको कहा जाता है वो कहा जाता है आपका 49 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। इसको मतलब उभयचर कहा जाता है। समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन 50 के बाद आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन। और एक बात समझिए, आपको ये कमेंट में बताना है कि पादप जगत का मतलब सरीसृप किसको कहते हैं? सरीसृप। समझे? वही ऑप्शन में से आपका है, इसी ऑप्शन में से आपको बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है?
तो ये सभी जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है आपका कोशिका है, समझे। और देखिए मतलब किडनी का सॉरी तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है और किडनी का इकाई आपका क्या होता है नेफ्रॉन। अब चलिए अस्थि है, तो अस्थि आपका क्या है, तो ये अस्थि की बात करते हैं तो ये एक तरह का संयोजी ऊतक है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। और देखिए ये हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक और अस्थि, और एक होता है उपास्थि। तो देखिए अस्थि और उपास्थि में आपका क्या अंतर होता है। उपास्थि हम उसको कहते हैं जो आपको आसानी से मुड़ जाता है, और ये आपका जहाँ पे नरम अंग होता है जैसे नाक कान ये सब में आपका पाया जाता है। देखिए पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण आपका कहाँ होता है, यकृत में, और ये जमा रहता है आपका कहाँ, पित्ताशय में। कहाँ जमा रहता है सर, पित्ताशय में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। अब चलिए आगे हम देखते हैं 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के हृदय किस झिल्ली के द्वारा ढका होता है, तो ये पेरिकार्डियम के द्वारा ढका होता है। आपका 52 का आंसर क्या, एक सॉरी ये जो 53 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, समझे। और देखो आपका ये जो मेनिंजिस दिया गया है आपका, ये मस्तिष्क से ढका होता है। और प्लूरा प्लूरा आपका भी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, समझे। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि रेजिन किस पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो 54 की अगर हम बात करें सर, तो देखिए आपका जो रेजिन है ये आपका देखिएगा 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब रेजिन चीड़ का पौधा का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ये देखिए मास्टर ग्रंथि हम जो कहते हैं वो कहते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, समझे। 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में रहता, सॉरी एक मिनट देखिए, अगर आपका इसी में रहता कि मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को, आपको याद रखना है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी नियंत्रण रखता है। देखिए पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं। तो देखिए ये जो आपका उदाहरण है, ये 56 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक मिनट हम आपको जस्ट बताते हैं, थोड़ा पेज उलट लेने दीजिए। 56 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा असमजात अंगों का, समझे। क्या हो जाएगा, असमजात अंग। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय के 2 बार उपयोग होता है। तो समय का 2 बार जो उपयोग आपका होता है, 57 का आंसर आपका हो जाएगा त्वरण ए। और देखो कैसे होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है आपका, विस्थापन बटे, अच्छा इसका देखिए छोड़िए, इसको त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसमें सेकेंड मतलब टाइम को 2 बार यूज किया गया नहीं किया गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। समझ में आपको आ गया। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं कोई समझाएगा, इसलिए आपको यही विनती है कि आपको अगर अभी तक अच्छा लगा है वीडियो को, तो आपको हम फिर बोलते हैं कि सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करने में कुछ आपको जाता नहीं है, ऐसे आप गाने वगैरह हो गया, चाहे कुछ भी खेसारी लाल का हो गया, प्यार की फराक वाली, ये सब गाना को सब्सक्राइब कर देते हैं, अच्छा लगता है आपको। और भोजपुरी गाना हो गया चाहे हिंदी गाना, तो उसको तो सब्सक्राइब कर देते हैं। हम आपसे यही चाहते हैं कि आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जानते हैं मेरा भी इसका एग्ज़ाम है, तब भी हम आपके लिए वीडियो अभी 11 बजे रात में शूट करते हैं, समझे, सिर्फ आप लोगों के लिए, समझे। तो आप बस थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर दीजिए, हम तो आपको सपोर्ट में लगे हुए हैं। अगला देखिए कि बस के अचानक रुकने पर बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो ये विराम जड़त्व आपका हो जाएगा, समझे नहीं समझे। तो ये 58, रुकिए एक मिनट, बस के अचानक रुकने से, तो ये एक मिनट, ये गति जड़त्व होगा। 58 का आंसर क्या होना चाहिए आपका बी, और बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि बस जो है आपका वो गति में, इसलिए गति जड़त्व हो जाएगा। अगर रुके हुए में कहा था अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है, तब विराम जड़त्व होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस मतलब एसी से डीसी का प्रयोग आपका रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। और ट्रांसफार्मर का देखिएगा तो इसका मतलब जो वोल्टेज होता है उसको कम बेसी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो सिंपल बात है, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 60 का आंसर आपका हो जाएगा डी, समझे। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि दिया गया है 61 नंबर की, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा प्रतिदीप्त वस्तु, लुमिनियस, है कि नहीं। देखिएगा आप कभी कभी सड़क के किनारे जब चलिएगा तो आपका इसमें लिखा हुआ है पटना, समझे। तो कभी कभी सड़क के जब देखिएगा लाइट इस पर पड़ेगा तो ये हरा कलर का ज़्यादा रहता है, तो देखिएगा कि इस पर लाइट पड़ा ना तो पटना आपको कस के दिखा, और उसके बाद जब गाड़ी आगे भी चल जाएगी उसके बाद भी कुछ दूर तक आपको दिखेगा। तो इसीलिए ये इसको प्रतिदीप्त वस्तु बोलते हैं, क्योंकि जिस लाइट को हम जलाते हैं उस लाइट को ऑब्जर्व करके फिर से वापस अंधेरा में ही थोड़ा थोड़ा फेंकने लगता है, इसी वजह से हमको दिखता है। और इसका उदाहरण आपका बहुत सारे वस्तु है। अगला देखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो आपकी होती है वो धनात्मक होती है,
सॉरी एक मिनट रुकिए, उत्तर लेंस की क्षमता अगर 62 के आंसर की हम बात करें तो सही है, ये धनात्मक ही होगा, समझे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष हाइड्रोमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं इसका उपयोग उत्तर लेंस का किया जाता है, क्योंकि आपका दूरदृष्टि दोष है तो 62 का मतलब 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। और अगर आपका निकट दृष्टि दोष रहता तो वो क्या होता अवतल लेंस। और आपका देखिए आपको ये बताना है कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, देखते हैं कि वोल्टमीटर का काम क्या है। तो 64 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत परिवर्तन में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। बिल्कुल सही बात है। मतलब देखिए अगला क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब चलिए हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि गैस के द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस के द्रव में परिवर्तन आपका संघनन कहलाता है, क्योंकि देखिए एक होता है आपका ठोस, एक क्या क्या होता है आपका द्रव, एक क्या होता है आपका गैस। तो देखो ठोस से जब हम द्रव में जाते हैं तो इसको हम सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रवनांक या गलनांक, समझो। द्रव से जब हम गैस में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या आपका वाष्पन। और जब गैस से हम द्रव में आते हैं तो इसको बोलते हैं संघनन। और इसके बाद देखिए जब हम द्रव से ठोस में आते हैं तब इसको बोलते हैं जमनांक या हिमांक। और ठोस से एक के बार हम गैस में चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं उदरपातन, समझे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतराण्विक बल। सही बात है। देखो आपका अगर कोई पदार्थ है, इसके देखिएगा छोटा छोटा अणु से मिलकर बना होता है और ये अणु के बीच जो खींच के रखे हुए रहता है इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो 68 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए पृथक्करण विधि के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 69 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये जल का जमना हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा सी। देखो आपके पास 5 रुपया है, समझे, या कितना भी रुपया है, अगर वो खो गया समझिए और मिला नहीं आपको तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और 5 रुपया आपके पास है, खो गया फिर से मिल गया तो वो क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मिल गया तो मतलब देखो आप जल का जमना, तो जल को अगर जमा दीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर से आप जल में ला सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हो जाए भौतिक परिवर्तन। लेकिन कागज़ को जलाइएगा तो फिर से कागज़ नहीं बनेगा। मोमबत्ती को अगर जलाइएगा तो मोमबत्ती फिर से मोमबत्ती आपका 69 का आंसर क्या दिया है, सही है सी है, ये नहीं होगा। और कोयले को जलेगा तो फिर से वापस नहीं मिलेगा, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का, देखिए मोमबत्ती का गलना रहता ना तभी होता, तभी उपयुक्त में से एक से अधिक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो 70 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा डी। अमोनिया की नाइट्रोजन संयोजकता कितनी होती है 3, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 71 नंबर पर दिया गया आपका कि परमाणु के नाभिक में नज़दीक कौन सा कक्षा होता है। तो 71 का आंसर आपका हो जाएगा के, समझे, ये पोटेशियम हो जाएगा। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे के का मतलब कराही को जंग लगने से बचाया जाता है। तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा जस्ता की परत का चढ़ाकर, मतलब जस्ता की परत चढ़ाकर, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो 73 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा सी बीच H42। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन की अगला आपका आ गया है पॉलिटी से। देखिए संविधान सभा के मूल अधिकारों को अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष थे। तो ये कौन थे, तो जो आपका यहाँ से हो जाएगा परामर्शदात्री के, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सरदार पटेल, समझे। अब चलिए हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि उच्चतम न्यायालय के सेनावृत्ति न्यायाधीशों के लिए मतलब कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो सही बात है उससे नीचे का। तो 75 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अभी भारत के किसी भी न्यायालय में, समझे। जब उच्चतम न्यायालय से रिटायर हो गए तो फिर नीचे न्यायालय में क्यों जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके लिए सम्मानजनित बात नहीं होगा। इसलिए राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो 76 का आंसर आपका क्या हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या हो जाएगा मुख्यमंत्री, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आपका कृषि आता है। कृषि राज्य सूची के, देखिए कृषि के लिए
मतलब सरकार ने एक रिक्वेस्ट किया था कि इसको समवर्ती सूची में डाला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रक्षा आपका संघ सूची का विषय है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है, दंड विधि आपका किस सूची का विषय है, तो ये आपका देखिएगा दंड विधि आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन की अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो 78 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1992, क्या हो जाएगा डी नंबर, समझे। अब चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अस्थायी सदस्य है तो ये 2 वर्ष हो जाएगा, समझे। और 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, और इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। और अस्थायी जो आपके हैं वो आपको पता ही है, अस्थायी सदस्य इसके कौन है, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, उसके बाद देखिएगा चाइना है, उसके बाद अमेरिका है। ये 5 आपके अस्थायी सदस्य हैं और इसी के सदस्यता भारत भी पाना चाहता है, लेकिन इसमें अड़ंगा कौन आ रहा है, तो चाइना। और इन 5 में से देखिएगा अगर कोई भी देश अड़ंगा हरा दिया कि भारत को नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, समझे। और चाइना बार बार टांग अड़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थायी सदस्य अगर बन जाता है यूएनओ का अगर भारत, तो इससे क्या फ़ायदा है कि अपने मन से जितना परमाणु बम चाहे बना सकता है, जितना चाहे परीक्षण कर सकता है, जितना चाहे सैटेलाइट छोड़ सकता है, और इससे चाइना को कहीं ना कहीं हानि होगा। इसी वजह से ऐसा नहीं करने दे रहा है, समझे। इस और अस्थायी जो सदस्य होते हैं उसको वीटो पावर का अधिकार होता है। ये सब देखिए डिस्कशन आपको सब कोई नहीं बता सकता है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो अभी तक तो प्लीज़, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राज्य के अधीन क्या है। तो 80 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल आंतरिक संप्रभुता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो राज्य को आपका केवल आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है अपने आप में आज़ादी। तो देखिए राज्य को जो आज़ादी है वो आंतरिक, जहाँ तक राज्य का स्टेट है वहीं तक उसको आज़ादी है। उसके अब मान के चलो ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है, तो झारखंड का फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बिहार का ले सकते हैं। तो इनको बिहार के आंतरिक का फैसला लेना है और उसके बाद झारखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे उनको अपना लेना है। और देखो आपका पूरा का पूरा जो इंडिया है इसका कौन लेंगे, नरेंद्र मोदी। तो आप देखते हैं ये अगर यहाँ पे रहता मतलब देश का तो ये हो जाता पूरे देश के लिए, लेकिन यहाँ पे राज्य है तो सिर्फ राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मताधिकार का अभिप्राय क्या है। तो 81 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वोट देने का अधिकार। अब चलिए हम आ जाते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1/3। अब चलिए हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में कहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो अरस्तु कहा था। किसने कहा था, अरस्तु। अरस्तु की बात करते हैं तो इनसे 3 बात को हम आपको बताते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन्हें बायोलॉजी का पिता, उसके बाद देखिए इनको मतलब जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, उसके बाद सिकंदर के गुरु माना जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए किस व्यक्ति को वास्तविक जीवन स्तर आकलन किया जा सकता है। तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय, समझे। अब चलिए 84 के बाद हम देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब हेराल्ड डोबर मॉडल पर आपका आधारित था और ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक आपका चला था, समझे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, और बिल्कुल सही है। हम लोग के यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, और देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका रूस में मिलेगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपको चाइना में मिलेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको मिलेगा कहाँ पे, अमेरिका पे, है कि नहीं। अब चलिए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए कि आप काफ़ी काबिल स्टूडेंट में आते हैं और आपको सिलेक्शन भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो क्लिक करते हैं 10 मिनट 5 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप जरूर अच्छे स्टूडेंट से आते हैं तभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह से फ़ायदा हो। देखो हम आपको बेशक 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि हम करीब करीब 300 क्वेश्चन और 400 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा बताते हैं। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। तो 87 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास, समझे। और रोहतास जिला जो है जो सबसे शिक्षा में सबसे आगे कौन है आपका, रोहतास है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये देखिए महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है किससे। तो 88 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और ये देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत आपका जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, है कि नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों के लिए है। तो देखिए 89 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बायोगैस संयंत्र। अब आ जाते हैं हम 90 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका कि इसमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के
अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये तो आर्यभट्ट ही बोले थे। 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। समझे। अब चलिए 98 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, तो निर्वात होता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा, वहाँ वायुमंडल नहीं होता, तो ये भी बोल सकते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं उसी को निर्वात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है आपका, वो क्या हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय वर्ष, यही आंसर हमको लगता है, लेकिन देखने दीजिए। 92 का आंसर है मानक समय। समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो ये मानक समय नहीं है। समझे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 92 नंबर कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना आपका देखिएगा, तो सवाना आपका उत्तर अफ्रीका में मिलता है। तो यहाँ 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपको हम बताते हैं, जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसका कोड है आपका, एक तीनों को पूछता है एग्जाम में, बार बार याद रखिएगा। उसका कोड है सकला। क्या है, सकला। 100 से क्या हो जाएगा आपका सवाना, जो उत्तर अफ्रीका में पड़ता है। क से हो जाएगा कंपोज, जो ब्राजील में पड़ता है। ल से हो जाएगा लानोस, जो आपको मतलब कहाँ पड़ता है, बेंजुआला में। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। अब देखिए ऐसा ट्रिक आपको कोई बताएगा भी नहीं, हम आपको कितना ट्रिक बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो 95 का सर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बुलर। और बुलर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और आपका सबसे मीठे पानी का झील आपका कौन सा है, बुलर है सर, है कि नहीं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे जो खारे पानी का झील है वो राजस्थान में सांभर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु मतलब एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन को। दिया गया कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो 97 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। समझ में आपको आगे जाएगा आ गया। और देखो दामोदर को हम आपको देखिए, इसको बंगाल का हम शोक कहते हैं, और बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को। देखिए यमुना नदी आपका देखिएगा कि ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसका देखिए पेरियार आपका केरल में बहता है, और महानदी आपका दक्षिण भारत की नदी है, और दामोदर आपको बता दिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। अब देखिए 97 के बाद हम देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। आ जाते हैं हम इधर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिए क्या दिया गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो 98 का जो सर आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर में स्थित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आ जाते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो 99 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सदाबहार वर्षा वन में। अब चलिए हम 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो 100 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। समझे। अब चलिए हमने पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, 100 के 100 क्वेश्चन को। आप अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा, जितना भी हम क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चनों का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। समझे। और अभी तक आप अगर वीडियो को देखे हैं तो इसके लिए आपको हम बहुत आभारी हैं, और आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, इसी वजह से आपने वीडियो को देखा है। तो पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा। और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। उसके बाद आपसे यही एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और कुछ नए नए लाए, और इसी तरह से हम आपका सेवा करते रहे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।